वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 19 अर्थात 19वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी इस पाठ का ये सेशन नंबर 4 है। इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद जी। इसके पहले पाठों के सेशन में हमने देखा था कि लेखक प्रेमचंद यह हमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक दुर्व्यवस्था का वर्णन करे कि किस प्रकार से शासक जो थे उसके दुर्व्यवहार के वजह से उनके प्रजा का भी नुकसान हो रहा था और उनका ही अनुकरण, शासक वर्गों का अनुकरण प्रजा भी कर रहे थे। सारे शासक वर्ग जो प्रमुख देश के माने जाते हैं, किसी भी राज्य के प्रमुख माने जाते हैं, वह क्या कर रहे थे, अपने कर्तव्य के बोझ से दूर भाग रहे थे और अपने भोग विलास में लगे हुए थे। और इसमें किसान वर्गों के द्वारा कर वसूल करके वह अपने लखनऊ का राज खजीना भर रहे थे और इससे आम जनता और भी गरीब हो रही थी। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला था, इसके बारे में कोई शासक वर्ग नहीं सोच पा रहा था और अपने भोग विलास में लगे हुए थे। तो अगले परिच्छेदों में भी लेखक क्या बताना चाहते हैं, पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा हम पढ़ते हैं। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। यह क्या भला सिर पर आई, यह तलबी किस लिए हुई है, अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए, नौकरों से बोले कह दो घर में नहीं है। अब देखिए, मीर अली का यह व्यवहार अच्छा था नहीं, बिल्कुल ही गलत व्यवहार है। क्योंकि तुम नवाब हो, तुम्हारे कर्तव्य है कुछ अपने जनता के प्रति, अपने राज्य के प्रति। भले ही तुम्हारे पास पूर्वजों का धन दौलत बहुत ही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उस पैसों का या तुम्हारे पास जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करो। एक तो तुम अपने भोग विलास में इतने लिप्त है और प्रजा की तरफ तुम्हारा ध्यान भी नहीं है। और उसी समय अगर कोई शासक वर्ग कोई तुम्हें मिलने के लिए आता है किसी काम वजह से, तो वह झूठ बोलता है। तो इससे पता चलता है कि उसे अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल भी रुचि या दिलचस्पी नहीं है और अपने स्वार्थ के लिए वह झूठ बोलता है। अब झूठ बोलना यह शासक के लिए देखा जाए तो आज हम उस तत्कालीन समाज का राजकीय आचरण का लेखक ने वर्णन किया है। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि राजकीय और सामाजिक क्षेत्र में जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से आम जनता से झूठ बोलते रहते हैं और अपने आप को बचाते रहते हैं। तो इसी प्रकार मीर अली भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जब बादशाह फौज का जब अफसर उसे मिलने के लिए आता है तो उसे वह उसका सामना नहीं कर पाता। तो इसे हमें पता चलता है कि वह कायर और डरपोक है। सवाल, घर में नहीं तो कहाँ है नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवाल, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर में तलमी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं, जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अब देखिए, जो मीर अली है उसको सारी चीजें जो है आसानी से मिल गई है, इसीलिए उनको कीमत नहीं है। कि अगर सच रूप में देखा जाए तो आज भी हम देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, उनको परिस्थिति के बारे में सारी जानकारी होती है, इसलिए उनके माँ बाप के द्वारा दिए गए हर चीजों को उनकी कीमत होती है। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं अपने बच्चों को सारी चीजें आसानी से दे देते हैं, इसीलिए उनको उन परिस्थिति के बारे में कुछ पता नहीं होते। तो वही बात यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि तुम्हें सारी मीर अली को जो थी सारी चीजें आसानी से मिल गई थी, इसलिए उसको अपने परिस्थिति के बारे में और उसका वो दुरुपयोग कर रहा था। उसे अपने कर्तव्य के बारे में पता नहीं चला था कि जो चीज उसे कहाँ गई थी, एक मंत्री के रूप में, एक नवाब के रूप में, एक जागीरदार के रूप में उसे अपने कर्तव्य को बोध करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार वालों को खुश नहीं रख सकता, क्या वह अपने प्रजा को खुश रख सकेगा। जो अपने परिवार का व्यवहार ठीक ढंग से कर नहीं सकता है, तो वह अपने राज्य का व्यवहार ठीक ढंग से कर पाएगा, बिल्कुल नहीं। और यही बात यहाँ पर की गई कि जागीरदार है या दिल लगी है, मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव
मालूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारे ऊपर मतलब कहने का तात्पर्य है कि शासक वर्गों को योग्यता के अनुसार, पात्रता के अनुसार चुनाव करना चाहिए। आज का अगर हम देखते, उस समय लेखक ने तत्कालीन समाज का वर्णन किया है, लेकिन आज हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में हमारे पूरे देश का बागडोर होने वाला है और वह हमारे देश को विकास के चरम सीमा पर लेकर जाने वाला है, तो उसका चुनाव करते समय हमें उसकी पूर्वजात, आज देखते हैं हम कि मंत्री का बेटा को ही मंत्री बना देते हैं, उम्मीदवार बना देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हमें उसके जो उम्मीदवार खड़ा है उसको हमें उसके योग्यता के अनुसार, उसके पात्रता के अनुसार ही चुनाव करना चाहिए कि भले ही वह गरीब घर का ही क्यों न हो, उसके पास पूर्वजों का अनुभव न हो, पूर्वजों की धन संपत्ति ही क्यों न हो, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वह सच रूप में अपने समाज का, अपने देश का विकास कर पाएगा या नहीं। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवाल, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी, अर्थात वो घबरा उठे। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं तेरी तलबी भी न हो। कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। अब देखे, हम उस समय अगर हम देखते हैं जब भारत पर अंग्रेजों का शासन काल का जो आरंभ काल था, इसका वर्णन यहाँ पर कर देते, तो कहीं पर भी किसी भी दिशा से आक्रमण होने की संभावना होती थी। तो जो राजा रहते थे, जो शासक वर्ग रहते थे, उनको सतर्क रहना पड़ता था हमेशा कि कहीं और से हमला होने से पहले हमें अपने राज्यों को बचाना है, इसलिए हमें तत्पर रहना पड़ता था। और उस समय शासक वर्गों को अगर देखा जाए, जो अगर वो भोग विलास में लिप्त है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के आनंद के लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए वो जनता का इतना हाल कर रहा था, जनता प्रजा को इतना दुखी कर रहा था, तो इस प्रकार से वह अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्यों को बचाने के लिए कुछ कठिन कार्य को या संघर्ष को वह जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी प्रकार से मिर्जा भी इसी प्रकार का व्यवहार कर रहा था कि उसे अपने राजगद्दी तो चाहिए, अपने अधिकार तो चाहिए, लेकिन उस अधिकार को टिकाने के लिए जो कर्तव्य करने चाहिए, जो कठिन काम करने चाहिए, उनको करने में उनको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर। अब मीर अली उसको एक सुझाव दे रहा है कि घर पर मिलो ही नहीं, कल गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, अर्थात शतरंज का खेल खेलना आरंभ कर देंगे। वहाँ किसे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह हाँ, आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं है। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। अब देखिए, अब तक उनको घर के परिवार वालों से छिपकर खेल खेलना पड़ता था, लेकिन अब बादशाह के जो सैनिक आते थे उनको उनसे छिपे रहने के लिए उन्होंने अपना एक अलग स्थान चुनाव कर लिया था और वहां पर जाकर वो खेल खेलते थे, शतरंज का खेल खेलना आरंभ कर देता। तो जैसे ही मुंह अंधेरे पर, अर्थात मतलब सुबह होने से पहले ही वह घर से बाहर निकल पड़ते थे। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलोरिया भरे, गोमती पर गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफिक उद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चीलम, मदरियां ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलते बैठे जाते थे। अब देखिए, यह अगर इस प्रकार का नवाब शासक के रूप में अगर हमारे सामने आएगा तो सच में उसे हम कुछ आदर्श सीखने को मिलता है? नहीं। उसके आदर्श को अपनाने के बजाय अगर वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करता, अपने कर्तव्य बोध में सच्चे रूप में खड़े रहता, तो उसके उस आदर्श को अपनाना हम सही समझते। लेकिन एक राजा अपने कर्तव्य बोध को अपनाने के बजाय बल्कि उसको राजा के सैनिक जब उसको मिलने के लिए आने वाले थे, उसको मिलने के बजाय वह क्या करते हैं, उससे जी चुराते। तो उसे पता चल रहा है कि उसके तरफ से भी कोई ना कोई गलतियां हुई है, उसके कर्तव्य, उसके जवाबदारी में उसने ध्यान नहीं दिए और उसका जवाब उसको बड़े सरकार को देना ही पड़ेगा। तथा अपने इस बुरी आदतों का क्या वह हमारे सामने आदर्श रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
रास्ते में वो तंबाकू लेकर जाते हैं, चिलम, मदिरा, सारे साहित्य लेकर जाते हैं और शतरंज के साथ हुक्का खेलकर अच्छे से दिन भर वह कार्य करते रहते हैं। फिर भी उन्हें दीन दुनिया की फिक्र नहीं रहती कि श आदि 2-1 शब्दों के सिवा उनके मुंह से और कोई वाक्य ही नहीं निकलता था। पूरा उनका जीवन उस शतरंज के इर्द गिर्द ही बैठा हुआ था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होगा। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो योगी जो होता है वह अपने साधना में इतना समाधिस्थ होता है। अब योगी को साधना प्राप्त करने के लिए कितनी कठिन साधनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? योगी का उद्देश्य होता है कि अपने जीवन का क्या करना है, उसको अपने जीवन को अच्छे ढंग से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या समाज के उपयोग के लिए कुछ अच्छे कार्य करने के लिए योगी आराधना करता है, ईश्वर की भक्ति में समाधिस्थ होता जाता है। लेकिन यहाँ पर शतरंज के उस खेल में दोनों दोस्त इतने एकाग्र हो जाते थे कि दिन भर वहां उनके मुंह से 2-3 शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं सूझता था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उन्हें न केवल अपने परिवार की फिक्र है, न ही अपने प्रजा की, न ही दुनिया की फिक्र है। उनको केवल अपने भोग विलास और सुख सुविधा के, उनको जिस चीज में आनंद मिल रहा है उस लत के ही आगे वह लग चुके हैं। उसके उस लत के आगे उनको कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। अब देखिए कौन सा संग्राम क्षेत्र कहाँ गया है। एक राजा के लिए उनका संग्राम क्षेत्र होता है कि दुश्मन के साथ युद्ध में जाकर युद्ध करना, लड़ाई करना। लेकिन इन 2 नवाबों के लिए संग्राम क्षेत्र कौन सा था? शतरंज का वह खेल। कभी कभी तो दोनों उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी के फौजें लखनऊ की तरफ बड़ी चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। देखो अब एक तरफ भोग विलास का सुख, खुद के स्वार्थ की सुख सुविधा का वर्णन है, तो दूसरी तरफ आम जनता का, गरीब प्रजा की किस प्रकार से दुर्व्यवस्था हो रही थी इसका वर्णन है कि देश की राजनीतिक की अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई थी, भयंकर हो गई थी। कंपनी के फौजें अर्थात अंग्रेजी सरकार के जो अफसर थे वो लखनऊ की तरफ बढ़ते जा रहे थे, आक्रमण करने के लिए तत्पर हो गए थे। शहर में हलचल मची हुई थी कि लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। अब बड़े बड़े शहरों के राज्य के लोग अपनी रक्षा के लिए, प्रजा क्या कर रही थी, आम जनता, गरीब जनता गांवों में भाग रहे थे कि जहां पर अंग्रेज फौजों की, कंपनी की नजर वहां पर न पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि बड़े देशों के, बड़े शहरों के नवाबों का अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान ही नहीं था। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर, डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेकार में पकड़े जाए। अब देखिए वह इतने नवाब होकर, इतने बड़े पद उनके पास होकर भी वह बादशाही सैनिकों से डरकर अपना जीवन बिता रहे थे। गलियों से गुजर के जाते थे क्योंकि मेन रास्ते से जाएंगे तो उनको वो पकड़ जाएंगे और उनको पकड़ने के बाद उनकी जो अवस्था होगी, उनके कर्तव्य के बारे में उनको उनके द्वारा किए गए सारे कामों का लेखा जोखा उनसे पूछा जाएगा और इसी डर से वह उनके सामने नहीं आना पड़ता था। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। अब देखिए यह जो जागीर उनको मिली हुई थी, जो पद उनको मिला था, अब पद देने के पीछे भी उसके प्रति क्या होता है, योग्य रूप से उसका उपयोग करना होता है, उसके लिए कुछ कार्य करने होते हैं। लेकिन उनको यह सारा पद, यह सारी जागीर तो बिना काम किए मुफ्त में ही मिलनी चाहिए थे और इसी वजह से वह छिप के अपना जीवन बिता रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर हम इन परिच्छेदों में हमने यहाँ तक जाना कि किस प्रकार से दोनों दोस्त आम जनता के चिंता न होने के वजह से सारे लोगों की जो दुर्व्यवस्था थी यह यहाँ पर केवल 2 दोस्तों के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं। लेकिन यह देखा जाए तो उस समय तत्कालीन सामाजिक के पूरे शासक वर्ग का वर्णन करके हमें लेखक उस और हमें इंगित करना चाह रहे हैं। तो बच्चों अब तक हमने इन परिच्छेदों के द्वारा यहाँ तक सीखा। इसके अगले परिच्छेदों में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में।